अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एज़ यू ऑल नो, हमने अपनी लास्ट क्लास में हीटिंग एंड कूलिंग का चैप्टर स्टार्ट करा था, जो कि हमारी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम थोड़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने हीटिंग एंड कूलिंग में क्या पढ़ा था। तो हीटिंग और कूलिंग के टॉपिक में हमने पढ़ा था, टच समथिंग हॉट एंड योर सेंस इमीडिएटली टेल यू टू पुल योर हैंड अवे। हॉटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट हैज़, यानी कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम एकदम से हमें हीट महसूस होती है। हमें उस चीज़ पे हाथ लगाने की हमारा हाथ गर्म से महसूस हो रहा होता है, हमारा हाथ जल रहा होता है, तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो हमारा हाथ हमें क्या बता रहा होता है कि ये जो चीज़ है वो क्या है, बहुत गर्म है। इसी तरह स्पार्क फ्रॉम फायरवर्क मे बी वेरी हॉट बट इट विल नॉट हर्ट वेरी मच बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी। इसने हमें क्या बताया था कि किसी भी मटेरियल, यानी कि अगर आप कोई कप या कोई पतीली ले लेते हैं तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि एक हमारे पास फायरवर्क का स्पार्क हो। वो हमारा हाथ इतना नहीं जलाएगा क्योंकि उसमें क्या नहीं होती है, उसमें हीट एनर्जी नहीं होती। हाउ एवर इवन दो अ कप of tea may be very hot, it can still burn the tongue because it contains a lot of heat energy। क्योंकि उस कप में हीट एनर्जी होती है, इसीलिए जब कभी भी हम बहुत गर्म चाय पी लेते हैं, क्या होता है, देखा जाए तो गर्म तो हमारी चाय होती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देती है उस मटेरियल में भी, उस सॉलिड जो हमारा कप है उसमें भी। तो हीट ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो हमारा कप भी गर्म हो जाता है। जैसे हम लोग कप अपना सिप लेते हैं चाय का तो हमारी ज़बान जलती है, तो हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत, जो कप है वही बहुत गर्म हो गया है, हमारा जो हमारे होठ है, हमारी जो ज़बान है वो जलने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट में हमने यही पढ़ा था कि टेम्परेचर और हीट सेम नहीं होती है। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी चीज़ को टेम्परेचर हम किस तरह मेजर कर रहे होते हैं, थर्मोमीटर के ज़रिए। और टेम्परेचर क्या बताता है कि समथिंग इज़ हाउ मच कोल्ड एंड हाउ मच हॉट, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। या तो एक आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि आज कराची का टेम्परेचर ये है, आज पंजाब में टेम्परेचर ये है, आज इस्लामाबाद में टेम्परेचर ये है। तो ये भी क्या बता रहे होते हैं, जब सर्दी होती है तो सर्दी का टेम्परेचर बता रहे होते हैं, गर्मी का होती है तो गर्मी का टेम्परेचर बता रहे होते हैं। इसकी तरह अगर आप थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तो हम लोग को जब बुखार होता है, फीवर होता है, तभी हम अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। तो हमें क्या होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा होता है, कहते हैं नहीं हमें बुखार नहीं है, आपको बुखार नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, 99, 100, 101 ऐसा टेम्परेचर आ रहा होता है, तो हम कहते हैं नहीं हमें बुखार है, हमें फ़ील हो रहा है। तो टेम्परेचर किस तरह मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर के ज़रिए। और क्या बताता है टेम्परेचर, किसी भी चीज़ की किसी कोई भी चीज़ कितनी हॉट या फिर कितनी कोल्ड है। इसके बाद हमने पढ़ी थी हीट क्या होती है। हीट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, इट इज़ मेजर्ड इन जूल। हीट क्या होगी, आपने बॉईल करना शुरू करा, पानी आप बॉईल कर रहे हैं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर में था, लेकिन जैसे ही आपने चूल्हा जलाना शुरू करा, क्या होगा, हमारी जो पतीली जिसमें आप पानी बॉईल कर रहे होंगे वो हीटअप होना शुरू होगी। उसके हीटअप होने की वजह से क्या होगा, उसके हीटअप होने की वजह से ही हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पानी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास हीट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो हमारी हीट है उसके मैंने आपको वो बताए थे कि किस में मेजर होती है, उसके क्या यूनिट्स हैं। तो हमारी जो हीट है वो किलो जूल और जूल में मेजर होती है, ये उसके यूनिट्स हैं।
और यू ऑलरेडी नो दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स में बने हुए होते हैं। सॉलिड जो होता है वो टाइटली पैक होता है, उसके लिए उसको सॉलिड कहा जाता है, क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते होते, वो एक के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं, इतने उनमें स्पेस ही बिल्कुल नहीं होता, तो इसीलिए वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होता। इसके अलावा और सॉलिड्स हमारे पास कंडक्टर भी, हीट कंडक्टर भी अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना गैप ही नहीं है उनके बीच में, इतना जल्दी जुड़े हुए हैं, इतना टाइटली पैक हैं, तो हीट भी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही होती है। लिक्विड एंड गैस है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के लिहाज से थोड़े कम टाइटली पैक होते हैं, थोड़ा उनमें स्पेस होता है, गैप होता है। और गैसेस के क्या होते हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस जिन पार्टिकल से बनी हुई होती है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल हर जगह मूव कर सकते हैं। यानी हवा की अगर आप एक बात ले लें तो हवा भी हर जगह जा सकती है। क्या आप हवा को हाथ में रोक सकते हैं? नहीं। क्या हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके वो लोग, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक था एज ए सॉलिड कूल्स हीट एनर्जी इज रिमूव द पार्टिकल विल मूव मोर एंड मोर स्लोली अंटिल दे स्टॉप मूविंग ऑल टुगेदर। यानी कि सॉलिड किस तरह हीट अप होता है? जब भी हम किसी सॉलिड पार्टिकल को हीट अप करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, बहुत टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक होने की वजह से क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होती है, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, और वो लोग क्या होता है, सारे पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू होते हैं तो क्या होता है, हीट अप होना शुरू होता है। तो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी हो रहा होता है। इसीलिए हमारे पास सॉलिड जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, बजाय इसके कि हमारे पास क्या हो, लिक्विड और गैस के। और इसके बाद हमने पढ़ा था द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर हम सॉलिड की मिसाल लें कि सॉलिड ठंडा किस तरह हो रहा होता है, हमारी पतीली हमने गर्म तो कर लिया, अब वो ठंडी किस तरह होती है, हमने पानी बॉईल कर लिया, पानी हमारा बॉईल हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या होंगे, जो सॉलिड होगी, जो पतीली होगी, पतीली के जो पार्टिकल्स होंगे ना, सॉलिड मेटल के जो पार्टिकल्स होंगे वो हल्के हल्के मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वो हल्के हल्के मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र भी कम होना शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि वो बिल्कुल हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो जाएगा, जो हीट उसको मिल रही होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उस वाले यूनिट को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आकर कोई भी मोशन नहीं हो रही होती, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं हो रहे होते, तो उसको क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये सब हमने पढ़ा था हमारे लास्ट टॉपिक में। इसके अलावा हमारे पास इसके बाद क्या था, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हमने मेल्टिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग एंड मास इज कंजर्व पढ़ा था। मेल्टिंग में यही था कि इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म इट पार्टिकल मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ अ लिक्विड। हमने बर्फ़ निकाली फ्रीज़र से, बर्फ़ का टेम्परेचर जब फ्रीज़र में थी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत कम था। कम टेम्परेचर होना मतलब माइनस में जाके फ्रीज़र का टेम्परेचर हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो बहुत ठंडा कर रहा होता है, तो हमारी बर्फ़ क्या होती है, फ्रीज़ हो जाती है। हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो कभी आप नोट करें कि बर्फ़ जो है वो सॉलिड में हुई ना, बर्फ़ तो सॉलिड है, वो लिक्विड में, पानी में कैसे चेंज हो जाती है। पानी में चेंज ऐसे होती है कि जो हमारे बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और जो हमारे फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो कम है। तो वो ठंडा है लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हमने जब क्यूब अपनी बाहर रख दी तो वो हल्के हल्के उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। अब इसमें भी ये वही चीज़ हुई है कि क्या होगी, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल जब उसको टेम्परेचर मिलना शुरू हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर मिला, रूम टेम्परेचर मिलना शुरू हुआ, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो फास्टर मूव करना शुरू हुआ। जब वाइब्रेट होना शुरू हुआ, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट हुए तो क्या हो जाएगी, हमारी सॉलिड की स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके हम लोग प्रोसेस को, या हम जो आखिर में क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। एवेपोरेशन क्या होता है, इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड को आप हीट अप कर रहे हैं। मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम कहीं पानी बॉईल करने रखते हैं तो हम थोड़ी, अगर भूल जाएं कभी और चूल्हा जलता रह जाए, हम थोड़ी देर बाद आके बोलते हैं पानी कहाँ चला गया, पानी तो बिल्कुल सूख गया। तो वो यही होता है कि एवेपोरेशन हो जाती है, हम उसको इतना हीट अप कर चुके होते हैं, होकर पानी वो हमारे एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट होना शुरू होता है। इसी की जगह अगर आप पतीली को बंद करके बॉईल करें, ढकना ढककर, तो हमारे पास वेपर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैस फॉर्म में ढकने पर हल्के हल्के बबल्स बन जाते हैं, या फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी के, जो उसके अपर सरफेस पे ढकने पे आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, क्योंकि पानी की एवेपोरेशन हो जाती है। फ्रीजिंग था, एज अ लिक्विड कूल द पार्टिकल स्लोज डाउन, यानी कि
हमने किसी चीज़ को हीट कर लिया लेकिन हम उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में ला रहे हैं, यानी कि हम नॉर्मल पानी को फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको हम कूल डाउन करना शुरू कर जाएंगे। पार्टिकल जो होंगे वो उसके कम मूव कर रहे होंगे, पार्टिकल कम मूव करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल कम मूव करेंगे तो वो सॉलिड मटेरियल लिक्विड में, जो लिक्विड मटेरियल है सॉरी जो लिक्विड मटेरियल है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होता है, मेल्टिंग होता है। कि मेल्टिंग में हम लोग बर्फ़ बाहर रख देते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमारे जो बर्फ़ है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, और उसके बाद क्या होती है, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले का एक थोड़ा रिवाइज़ भी करवा दिया, रिवीजन भी करवा दिया, ताकि आप लोग को कोई उस वक्त आपको कोई मसला हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो भी दूर हो जाएगी। अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का नया टॉपिक है कन्वेक्शन। लिक्विड्स एंड गैसेस में बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल आर फ्री टू मूव अराउंड। यानी कि चूँकि लिक्विड एंड गैसेस पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन फिर भी इनमें क्या होती है, हीट, दे कैन कैरी हीट, वो हीट कैरी कर सकते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। क्योंकि उनके पार्टिकल्स, मैंने आपको अभी ही बताया, अगर आपको अभी आपने पूरी मेरी वीडियो पूरी गौर से सुनी होगी, कि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते सॉलिड की जगह, उनमें क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। लिक्विड में गैसेस से थोड़े कम होते हैं लेकिन सॉलिड से ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, तो वो भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। कभी भी अगर आप अपने फ्लोर पे पानी फेंकें तो क्या होता है, पानी बहता रहता है, तो क्या होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उनके पास गैप होते हैं, तो वो एक के बाद आगे 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 बढ़ता रहता है पानी, और पानी पूरा फैल जाता है। इसी तरह गैसेस होते हैं, गैसेस में तो बिल्कुल कोई आपस में जुड़े हुए ही नहीं होते, बहुत फ्री स्पेस होता है, तो क्या होते हैं, वो लोग फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसी वजह से ये कर सकते हैं, कैरी हीट कर सकते हैं। कन्वेक्शन cannot happen in solid because the particles are held in a framework and cannot move around as they do in liquids and gases. इसके अलावा क्या हो सकता है, सॉलिड हमारे पास जो है हीट कैरी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनका एक पूरा फ्रेमवर्क होता है। अगर आप कभी देखें, ग्लास का एक शेप है, पतीली है उसका एक शेप है, उनका एक सॉलिड शेप है, इसीलिए उनको सॉलिड कहा जाता है। तो क्या होता है, लिक्विड का तो कोई सॉलिड शेप नहीं है, पानी का कोई सॉलिड शेप नहीं है, तो इसीलिए उनका फ्रेमवर्क है, तो ये क्या कर सकते हैं, इतनी अच्छी तरह इनमें हीट मूव एंड फ्रेमवर्क कैन नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या हो सकती है, हीट इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकती इसमें। दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक केटल। द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट. Warm water is less dense than cold water, so the warm water rises. अब हमारे पास ये लोग क्या बता रहे हैं, दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक केटल। जब भी हम पानी को इलेक्ट्रिक केटल में बॉयल करते हैं तो क्या होता है, द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट। जो केटल के अराउंड का पानी होता है वो क्या होता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है। वार्म वाटर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड वाटर, सो द वार्म वाटर राइजेस। तो क्या होना शुरू होता है, जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉईल करते हैं तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, ठंडा पानी होता है, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल में गर्म कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो वार्म वाटर है, उन्होंने आपको क्या बताया, वो लेस डेंसर देन कोल्ड वाटर। तो क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री के साथ वो क्या कर रहा होता है, टकरा रहा होता है केटल की बाउंड्री के साथ, और क्या होता है, गर्म होना, हीटअप होना शुरू हो जाता है। कोल्ड वाटर रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म वाटर एंड दिस इन टर्न ऑल्सो बिकम वार्म एंड राइज। अब क्या, जो हमारा ठंडा पानी है, क्योंकि वो क्या है, वो तो डेंसर है, तो वो क्या करने लगता है, वार्म वाटर जो है वो उसकी जगह लेने लगता है। तो पूरा जो कोल्ड वाटर होता है वो भी किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, हमारे पास हॉट वाटर में चेंज होना था, उसका भी टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो क्या हो गया, ठंडा पानी पूरा इलेक्ट्रिक केटल में क्या हुआ, गर्म हो गया। क्यों, इलेक्ट्रिक केटल का काम क्या होता है, जब भी हम आपने कभी इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करी हो तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमने स्विच लगाया, पानी डाला और हमने स्विच ऑन कर दिया और टेम्परेचर सेट कर लिया कि भाई हमने पानी इतना गर्म करना है। अब हम वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक केटल हीट होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक केटल के साथ जो पानी होता है वो हीट अप होना शुरू होता है, हल्के हल्के होते 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 वो ठंडा पानी पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वार्म वाटर में। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेट अप इन द केटल, दिस इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। क्या होता है, एक कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम, एक मुस्तकिल टेम्परेचर दिया जा रहा होता है, एक स्ट्रीम सेट कर दी जाती है, तो इस वाले हम करंट वो कह रहे होते हैं कन्वेक्शन करंट।
हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म बाय अ हीटर। अब इसके बाद हमें एक और भी एग्जाम्पल दी गई है, उससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हीट एनर्जी मस्ट ट्रैवल थ्रू गैसेस, यानी कि क्या करती है, हीट एनर्जी ट्रैवल करती है गैसेस के ज़रिए। क्योंकि गैसेस जो हैं वो उनके पार्टिकल्स में बहुत गैप होता है, फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसीलिए हमारी जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा अच्छी ट्रैवल कर सकती है गैसेस के। बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर, इसी वजह से एक रूम आप किससे क्या कर सकते हैं, हीटर के ज़रिए वार्म कर सकते हैं। वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर। अभी हमने आपको बताया क्या होती है, जो वार्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है, उनकी क्या होती है, गाढ़ापना नहीं होता, वो लेस डेंसर होती है कोल्ड एयर से। सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइजेस एंड इज़ रिप्लेस बाय डेंसर कोल्ड एयर। क्या था, सो द वार्म एयर अबव द हीटर, क्या आपने एक हीटर लगाया, हीटर की रॉड गर्म होना शुरू हुई। अब जो हीटर से ऊपर का हमारा कमरा तो बहुत बड़ा होता है, हीटर तो आपने कोने में लगाया, तो पूरा कमरा किस तरह गर्म हो जाता है। अब पूरा कमरा, क्योंकि जो कभी हम लोग हीटर कभी यूज़ करते हैं, पहले तो ये पहली बात ये है कि हम हीटर सर्दियों में यूज़ करते हैं क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ही ठंडा हो रहा होता है, जो हवा होती है, रूम का टेम्परेचर होता है वो भी ठंडा हो रहा होता है। तो हमें क्या करना होता है, गर्म इफेक्ट लेना होता है कि यार हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, गर्माई मिल जाए हमें थोड़ी। तो हम क्या करना शुरू करते हैं, हीटर ऑन करते हैं। अब हीटर क्या कर रहा होता है, सामने गर्म हवा आ रही होती है। अब वो गर्म हवा क्या कर लेती है, वो अपनी गर्म हवा क्या कर लेती है, ठंडी हवा को भी चेंज कर देती है। किस तरह, क्योंकि यहाँ पे पहले ही उन्होंने बात करी हुई है कि वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर। तो जो हीटर के अबव का एरिया की सरफेस की जो गैस है, जो हवा है, वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, अपनी स्टेट चेंज करके गर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है। So the warm air above the heater rises and is replaced by denser cold air। किससे रिप्लेस कर देती है खुद को, ठंडी हवा से रिप्लेस कर देती है और गर्म हो जाता है हमारा टेम्परेचर। एज इन द वाटर इन द केटल अ कन्वेक्शन करंट इज सेट अप एंड एयर सर्कुलेट्स अराउंड द रूम। इसमें भी क्या होता है, केटल की तरह कन्वेक्शन करंट सेटअप किया जाता है और एयर सर्कुलेट करती है पूरे रूम में। तो पूरे रूम की जो हवा होती है वो ठंडे से चेंज होकर क्या होती है, गर्म हो जाती है। हमारा पूरा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। During the day land is heated by the sun much more quickly than the sea। अब इसमें ये लोग आपको क्या बता रहे हैं कि दिन के वक्त में जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, इज़ हीटेड बाय सन मच मोर क्विकली दैन सी। जो हमारी ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है बजाय इसके कि जो हमारा समंदर है वो गर्म हो। दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन करंट। क्या होता है, कन्वेक्शन करंट सेट होता है। सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम ओवर द सी राइजेज इट कूल टू फॉर्म क्लाउड्स। क्या, अब ये हमारी बात बहुत समझने की है। इसमें क्या हो रहा होता है, दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन करंट। सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी, एयर मूव क्या करती है, सी से मूव करती है, जो ठंडी हवा, क्योंकि समंदर का पानी तो क्या होता है, ठंडा ही हो रहा होता है। और क्या हमने पहली बात क्या बताई कि जो सूरज की हवा, सूरज की जो गर्माई है वो ज़मीन को ज़्यादा गर्म करती है बजाय इसके कि वो समंदर को गर्म करे। अगर आप लोग इसकी जो पिक्चर्स बनी हो उसको आप बहुत गौर से देख रहे हो तो हमारे पास क्या उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, क्लाउड्स फ्रॉम वेयर वार्म डैम्प एयर राइजेस एंड कूल। और क्या करती है, लैंड वार्म अप मोर क्विकली देन सी। अब आपको एक यहाँ पे इन्होंने एक साइकिल भी बना के दी हुई है, कूल एयर सिंक्स वार्म एयर अराइजेस। और क्या हो जाती है, वो गर्म हवा ठंडी होती रहती है, ठंडी हवा गर्म होती रहती है, ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम ओवर द सी राइजेस। हमारी जो सी की हवा जब राइज करती है तो वो क्या बना देती है, सूरज के अराउंड पूरी क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसी को आगे एलेबरेट करते हैं कि सी ब्रीजेस क्या होती हैं, समंदरी हवाएं। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड बिकम मोर हीटेड दैन द सी। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, दिन में जो हमारी ज़मीन है वो सी से ज़्यादा गर्म होती है। इन द इवनिंग एयर अबव द लैंड, जो लैंड के अबव की जो हवा होती है वो क्या कर जाती है, एक्सपेंड करती है, फैलती है और राइजेस अप, और ऊपर की तरफ चली जाती है। द कोल्डर एयर फ्रॉम अबव द सी सरफेस ब्लोज टूवर्ड द लैंड। और जो समंदरी हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारे लैंड की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और गर्म हवाएं की क्या ले लेती हैं, जगह ले लेती हैं। दिस सेट अप द कन्वेक्शन करंट विच फॉर्म द सी ब्रीजेस। अभी आपने ये सुना हुआ होगा
कि जो कराची में लोग रहते हैं उन्होंने तो ये बहुत सुना होगा कि कराची का दिन गर्म होता है लेकिन कराची की रातें ठंडी हो जाती हैं। वो क्या होता है, क्योंकि सूरज इतना ज़मीन पर पड़ा होता है कि हमारा दिन बहुत गर्म होता है, कि इवन जो हमारी हवाएं चल रही होती हैं वो भी बहुत गर्म होती हैं। लेकिन शाम के वक्त क्या होता है, शाम के वक्त समंदरी हवाएं हमारे ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, अपना रुख बदलती हैं, ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और एक्सचेंज कर लेती हैं क्या, जो गर्म हवाएं वो चली जाती हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते चली जाती हैं, लेकिन कन्वर्ट हो जाती हैं ठंडी हवाओं में, क्योंकि जो समंदरी हवाएं हैं वो रुख चेंज कर कर ज़मीन की तरफ आने लगती हैं, साहिल से हटकर ज़मीन की तरफ आने लगती हैं, हम लोग के घरों की साइड डायरेक्शन उसकी हो जाती है। और फिर क्या होता है, हमारी जो शाम होती है वो ठंडी हो जाती है, हमारा मौसम अच्छा होता है और शाम में इतनी गर्मी भी क्यों नहीं होती, क्योंकि सूरज भी ढल जाता है। जब सूरज ढल जाता है तो सूरज की गर्मी भी इतनी रहती और फिर समंदरी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी रात, हमारी शाम क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि इसमें जो सी और लैंड की बात करिए तो वो कैसे समझते हैं, वो यही समझ सकते हैं कि दिन पे सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो हमारी हवाएं भी बहुत गर्म हो जाती हैं, लैंड गर्म हो रही होती है। लेकिन क्योंकि सी पर इतना अफेक्ट नहीं हो रहा होता सन का, पानी तो वैसे भी ठंडा ही होता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी हवाएं भी ठंडी होती हैं। वो दिन के वक्त तो गर्म हो गया हमारा दिन, लेकिन रात में समंदरी हवाएं जगह ले लेती हैं गर्म हवाओं का, और हमारी जो शाम और रात होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और पिक्चर बनी हुई है, जो मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी, तो इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, रूम में एक रूम का एक आपको पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, एक जगह हीटर है, एक जगह विंडो है। तो जो उन्होंने रूम की एयर बताई है वो उन्होंने डायरेक्शंस भी दी हुई हैं, वो किस तरफ जा रही हैं, कोल्ड एयर मूविंग टूवर्ड्स द हीटर, हीटर की तरफ ठंडी हवाएं जा रही हैं, और जो हीटर की रॉड से गुजरती हुई हवाएं आ रही हैं वो निकल रही हैं हीटर से बाहर निकल कर वो हवाएं कहाँ जाती हैं, छत की तरफ। छत की तरफ हवाएं, वो गर्म हवा मूव कर रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर को, कमरे की दीवारों को क्या करना शुरू होती है, गर्म करना शुरू होती है। और वो हवा, जब गर्म हवा पूरे रूम में फैल जाती है तो वो किसको चेंज कर देती है, ठंडी हवा को गर्म हवा में चेंज कर देती है, तो हमारा कमरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आई होप सो इससे आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रेडिएशन। When we cook food under a grill, heat must travel downwards from the heating element in the grill टू द फूड। यानी कि जब भी हम खाना, अपनी चिकन ग्रिल कर रहे होते हैं, फ़िश ग्रिल कर रहे होते हैं ग्रिल पैन में, या तो हमारा क्या प्रोसीजर हो रहा होता है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उससे हमारा ग्रिल गर्म होता है, उससे ही हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, हमारे खाने पर आ रही होती है, और हमारा खाना भी क्या होता है, हीट अप होना शुरू होता है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि, पढ़ती हूँ मैं आगे, दिस हीट कैन नॉट बी कैरीड बाय द कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड्स। यानी कि इस लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेडिएशन वाला प्रोसीजर है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से नहीं होता, क्योंकि कन्वेक्शन में हमेशा जो गर्म हवा है वो अपवर्ड जा रही होती है। जिस तरह के रूम के, जब हमने हीटर यूज़ करा था तो क्या कहा था, गर्म हवा जो है वो हीटर से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है और फिर जाकर वो कोल्ड एयर को चेंज कर देती है हॉट एयर में। इसी तरह जो सी लेवल की बात करी थी वो भी क्या करी थी कि दिन में गर्म हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन सी लेवल की हवाएं जब रात में ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं तो गर्म हवा अपवर्ड चली जाती है, क्लाउड्स की शक्ल में ऊपर की तरफ चली जाती है, और पूरे एरिया में क्या होती हैं, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह क्या बनती हैं, समंदरी हवाएं बनती हैं। तो जो हमारा रेडिएशन का प्रोसीजर है वो लोग ये क्या बता रहे हैं, ये कन्वेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वेक्शन मेथड में जो हीट अप एयर होती है, तो वो क्या होती है, हीट जो जारी होती है वो किस तरफ जारी होती है, हॉट एयर मूव अपवर्ड्स। तो द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या हो सकता है, इसमें ये लोग बोल रहे हैं द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड, हीट जो हमारी हीट है वो फूड तक नहीं जा सकती, क्योंकि हीट जो एयर है वो क्या है, इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एयर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हीट जो हॉट एयर होती है वो अपवर्ड मूव कर रही होती है, रेडिएशन कोई और प्रोसीजर है। सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड, सो दिस इज़ बाय रेडिएशन। हम रेडिएशन वाले मेथड में, जब हम ग्रिल में अपने खाना बना रहे होते हैं तो हम कन्वेक्शन मेथड यूज़ नहीं हो रहा होता। क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन मेथड में तो गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो वो खाने तक तो गर्म हवा पहुँचेगी ही नहीं, तो खाना बनेगा कैसे। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज़ हो रहा है वो कौन सा कहेगा, दिस इज़ बाय रेडिएशन। जो हमारे जो ग्रिल एलिमेंट काम कर रहा है वो किस तरह काम कर रहा है, रेडिएशन की तरह से। वो किस तरह काम करता है ये हम आगे पढ़ते हैं। द हीट ट्रेवल्स एट एज
टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हीट ट्रैवल करती है रेडिएशन में वो किस तरह कर रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। इन वेव्स को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट्स, यानी कि एक एलिमेंट जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही क्या निकलेंगी, रेडिएशंस निकलेंगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि ग्रिल में हीट अप होना शुरू हुआ, ग्रिल से क्या निकलना शुरू होंगी, इंफ्रारेड वेव्स निकलना शुरू होंगी, रेडिएशन निकलना शुरू होंगी। क्योंकि जितना अच्छा हमारी ग्रिल गर्म होगी उतनी ही अच्छी रेडिएशन निकलेंगी और हमारे खाने तक वो पहुँचेंगी। नो पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि कोई पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, वो सारे एलिमेंट, वो सारे पार्टिकल्स यूज़ नहीं होंगे जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन वाले प्रोसीजर में यूज़ हो रहे थे। सो रेडिएशन कैन वर्क थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। रेडिएशन किस तरह काम करता है, वैक्यूम ऑफ स्पेस। दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ द सन ऑल्दो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी कि हमारे कभी आप लोगों ने सुना है सूरज से भी रेडिएशंस निकलती हैं। सूरज से भी रेडिएशन किस तरह निकलती हैं, देखा जाए तो सूरज तो हमारा बहुत दूर है, हमसे कितना किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, हमसे इतना दूर है, अर्थ से इतना दूर है सन। तो जो अर्थ की शुआएँ हैं, अर्थ की गर्मी हम तक कैसे आ रही है, उसमें कन्वेक्शन मेथड क्यों नहीं हो रहा, उसमें कंडक्शन मेथड क्यों नहीं हो रहा, इसीलिए क्योंकि अगर कंडक्शन कन्वेक्शन मेथड हो रहा होता तो हीट होती वो तो ऊपर की तरफ जा रही होती, पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहे होते, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये भी क्या होता है, सूरज इतना गर्म होता है कि उससे भी रेडिएशन निकल रही होती हैं, तपिश हो रही होती है, वही हमारी क्या निकल के हमारे ज़मीन तक पहुँचती है, तो हमारा ज़मीन गर्म हो रही होती है। तो रेडिएशन का जो आपको ग्रिल वाला मेथड बताया है, आपको एक पिक्चर भी दी है तो उसमें भी यही बता रहे हैं कि ग्रिल पैन इतना गर्म होता है, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं जो कि हमारे खाने तक पहुंचती हैं और हमारा खाना क्या करता है, गर्म होना शुरू होता है। जिस तरह के सन से भी रेडिएशन निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं और वो हमारे ज़मीन तक पहुँचती हैं और ज़मीन गर्म होती है, उसे गर्म एटमॉस्फेयर दिन में मिल रहा होता है। फ्रेंड्स, ग्रिल के बाद आपको एक सन की पिक्चर भी इन्होंने दिखाई हुई है, शो करी हुई है। उसमें लिखा हुआ है हीट एंड लाइट, क्योंकि सन क्या दे रहा होता है, हीट भी दे रहा होता है, लाइट भी दे रहा होता है। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस तरह ग्रिल से इंफ्रारेड वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी, सन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। आई होप से आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फ़र्क है। आप जितनी अच्छी तरह मेरी वीडियो सुनेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, रीड करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा समझ में आ जाएगा। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर इसी चैप्टर का रिव्यू दूंगी जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े, तो आपको और जो कन्फ्यूजन होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।